इंग्लैंड की सरजमीन पर 8 साल के बाद पहली फतह हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी टीम में कौन सी 3 तब्दीलियां करना नागुज़ीर हैं। और ये 3 तब्दीलियां लगभग यकीनी हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट भी इस बात को समझती है, पाकिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी है और इंग्लैंड की कंडीशंस भी इस बात का तकाजा कर रही हैं कि ये 3 तब्दीलियां जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो लाज़मी हैं। और उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की सीरीज खेली उनमें से 3 में शिकस्त हुई और 3 ड्रा की हैं, यानी कि पाकिस्तान टीम ने इस सदी में कोई टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में नहीं जीती है। आखिरी बार 1996 में पाकिस्तान ने जाकर वहां पर कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान ने और इंग्लैंड ने आखिरी जो 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंग्लैंड की पिचेस पर, उनमें से 2 ड्रा हुए, 2 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और 2 ही में पाकिस्तान को कामयाबी हुई। अलबत्ता आखिरी जो 4 मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान को कोई फतह नहीं मिल सकी है। आखिरी दोनों मैचेस ड्रा हुए, उससे पहले पिछले दोनों मैचेस इंग्लैंड ने जीते और उससे पिछले दोनों मैचेस, जिसमें एक 2016 का जो टूर था उसका आखिरी मैच था और 2018 का पहला मैच, उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम किसी हद तक मुकाबला जरूर करती है, लेकिन मैच को या मैच के नतीजे को अपने हक में नहीं बदल पा रही है। लेकिन इस बार पाकिस्तान टीम से उम्मीद की जा रही है कि इंग्लैंड में ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी बल्कि रिजल्ट भी अपने हक में बदलने में कामयाब रहेगी। अब यहाँ पर अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान का फिर कम्बिनेशन क्या हो कि पाकिस्तान टीम इस मैच के लिए, इस सीरीज के लिए ज्यादा बेहतर मुकाबला कर सके। उसके लिए सबसे अहम चीज है कि आइडियल कंडीशन में हमारे पास शान मसूद हैं, लेकिन वो अभी तक उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो फिट हैं, पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अलबत्ता ये कि इंग्लैंड के टूर में पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उम्मीद यही है कि वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। शान मसूद का खेलना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी इसलिए है कि इस बंदे ने इंग्लैंड की पिचेस पर एक तरह से PhD कर ली है। वो यॉर्कशायर काउंटी के कैप्टन हैं और एक सीजन में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले बैटर्स में से एक हैं। लगातार 2 डबल सेंचुरियां वहां बना चुके हैं और चंद एक सीजन बहुत ही आउट क्लास गुजारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इंग्लैंड की कंडीशंस का बेहतरीन तजिया है, इसलिए अगर वो खेलते हैं तो एज ए ओपनर उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। तो ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है कि शान मसूद का खेलना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। अब उसके बाद मुकाबला होगा दूसरे ओपनर के लिए, जिसमें इमामुल हक हैं, अजान अवैस हैं। ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी नोयत से जद्दोजहद ही कर रहे हैं। अगर इमामुल हक की बात करें तो इमामुल हक ने जब से उनका कमबैक हुआ 2026 में 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें एक 50 है, एक बार 45 रन किए दौरा बांग्लादेश के एक मैच में। जो बाकी 4 इनिंग्स हैं उनमें से 15 रन पर तक भी नहीं जा सके और 3 बार वो सिंगल डिजिट पर, यानी कि 10 से भी कम स्कोर पर आउट हुए हैं। तो 22 की एवरेज है 2026 में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और वैसे भी इमामुल हक ऐसी पिचेस पर जदोजहद करते हैं जहां पर बॉलर्स के लिए मदद मौजूद हो। उसने अपनी तमाम तीनों टेस्ट सेंचुरियां पाकिस्तान की सरजमीन ही पर बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि जो हालात तकाजा कर रहे हैं वो इमामुल हक को ड्रॉप करने का कर रहे हैं। वो कि अजान अवैस की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दौरा बांग्लादेश में सेंचुरी, फिर दौरा वेस्ट इंडीज में 50 और किसी हद तक प्रैक्टिस मैच की सेंचुरी भी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है, उनकी पोजीशन मजबूत कर सकती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अजान अवैस ही दूसरे अच्छे ओपनर के तौर पर, अच्छे ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। तो अजान अवैस के साथ शान मसूद भी ओपनिंग कर सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की पिचेस पर चूंकि शुरू में नए बॉल के साथ गेंद को लिफ्ट करने की जो एक महारत है वो शान मसूद के अंदर बखूबी है, वो शॉर्ट पिच बॉल को भी अच्छी तरह पुल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शान मसूद ही को ओपनिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम बनती है उसमें अजान अवैस और शान मसूद के ओपनिंग के बाद अब्दुल्ला शफीक तीसरे नंबर पर खेलेंगे, बाबर आजम चौथे नंबर पर। अलबत्ता 5वें नंबर पर मुकाबला है सऊद शकील में, अवैस जफर में और किसी हद तक कामरान गुलाम में। कामरान गुलाम का गो कि अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, सऊद शकील की फिटनेस के हवाले से बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन बहरहाल सऊद शकील ही है। तो मुझे लगता है कि सऊद शकील, क्योंकि मैंने पहले कल आपको बताया था कि सऊद शकील की तमाम तर कारकर्दगी पाकिस्तान और श्रीलंका की पिचेस पर है, इससे बाहर वो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं और वो भी तेज पिचेस पर इमामुल हक की तरह जदोजहद करते हैं। तो उनके मुकाबले में अगर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी सिर्फ एक इनिंग्स खेली है, वो कि नाकाम हुआ, लेकिन एक इनिंग्स के बाद अगर किसी को ड्रॉप कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे उसका हौसला भी पेस्ट हो जाएगा और सेकंड, उसकी जो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर हमने उसे सेलेक्ट किया था, वो उसे इंसाफ नहीं होगा कि अगर सिर्फ एक कारकर्दगी या एक खराब इनिंग्स की बुनियाद पर अगर आप किसी को ड्रॉप कर दें तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी है। और वैसे भी सऊद शकील कोई ज्यादा बेहतर फॉर्म में नहीं है, जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसीली तौर पर बता चुका हूँ। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि सऊद शकील भी जदोजहद करते हैं, इंग्लैंड में कोई अभी मैच नहीं खेला है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अवैस जफर ज्यादा बेहतर चॉइस होगी। उसके बाद सलमान अली आगा 6ठे नंबर पर खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर, साजिद खान 8वें, जबकि अली उस्मान और खुरम शहजाद में मुकाबला होगा। अगर पिच किसी हद तक स्पिनर को सपोर्ट करती है तो अली उस्मान को मौका दिया जा सकता है, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग की जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मददगार होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खुरम शहजाद को मौका देना बनता है। और उसके अलावा मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, ये दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अब्बास का डोमेस्टिक क्रिकेट में वसी तजर्बा है, इसलिए उनका पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होना बेहद जरूरी है। तो ये पाकिस्तान की कुल मिलाकर प्लेइंग 11 बनती है पहले टेस्ट मैच के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट
यही टीम खेलेगी जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि हेडिंग्ले की जो पिच है ऑलमोस्ट पहले 2 से 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर पेसर को सपोर्ट करती है। और एक स्पिनर के तौर पर सलमान अली आगा पार्ट टाइमर भी कर सकते हैं, साजिद खान स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे जो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही रहनी चाहिए। पाकिस्तान ने 2018 के बाद से इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और उसकी बड़ी वजह भी यही है कि पाकिस्तान के जो कॉम्बिनेशन है वो उस तरह कभी रखा ही नहीं गया है। जैसा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में 2 स्पिनर्स के साथ जीता, तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा जाए। यही 2 स्पिनर हेडिंग्ले की पिच पर भी खेलें, लेकिन हेडिंग्ले की जो पिच का तकाज़ा है, एक तो वहाँ पर मौसम बहुत जल्द बदलता है। आप कोई बड़ी पेशगोई वहाँ की कंडीशंस के एतबार से नहीं कर सकते हैं और आपको इसलिए ज़्यादा ऑप्शंस भी रखने पड़ते हैं। चौथे और पाँचवें दिन चूँकि पिच पे दरारें पड़ जाती हैं, बाउंस और टर्न मिलना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से स्पिनर का भी किरदार है। ऐसा नहीं है कि स्पिनर को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, कंडीशंस के एतबार से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है हरीफ टीम के लिहाज से। हरीफ टीम जो कि पेस को बहुत अच्छा खेल लेती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पेसर बहुत अच्छे हैं, तो हम इंग्लैंड को आराम से काबू कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर आपको एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्पिनर होना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए साजिद खान ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं। वैसे नुमान अली होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने उन्हें शायद ज़्यादा उम्र की वजह से उन्हें ड्रॉप करने का फैसला किया है। उसी नुमान अली को जो 20 अगस्त से कैरियर का पहला इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन खेलने जा रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो वहाँ की कंडीशंस में खेल ज़रूर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो काउंटी क्रिकेट वाले भी जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी की क्या वैल्यू है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं, वो अपने प्लेयर्स को उतनी ज़्यादा वक़्त नहीं देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि जो मैच है, पहला टेस्ट मैच, ये पाकिस्तान के ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करती है, तो इससे पाकिस्तान टीम मोमेंटम बनाते हुए इस सदी में पहली बार वहाँ पर कोई टेस्ट सीरीज़ जीतने का जो उम्मीद है, वो रोशन कर सकती है, अपने लिए फ़तह का सामान पैदा कर सकती है।